हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिराइव कर लिया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो इसमें जो सिंबल्स है वो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। En इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Me stands for mass of electron, Z atomic number of that atom in which that electron belongs, E charge of electron, 8 epsilon naught आपको पता है, H is Planck's constant and N is द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कौन सी ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू 1 2 3। ये निगेटिव साइन यहाँ पे ये बताता है कि दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अपने रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है, रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री। ये सिमिलर टू ग्रेविटेशन की तरह हो गया, जैसे हमने अर्थ की टोटल एनर्जी निकाल ली थी और अर्थ की जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव आई थी। तो हमने वहाँ पे बताया था कि अर्थ इज सैटेलाइट, अर्थ की नहीं यार, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। तो सैटेलाइट इज़ बाउंड टू द अर्थ, क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी हमें मिल रही थी वो निगेटिव मिल रही थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी हमें मिल रही है वो निगेटिव है। अब कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। मैं z को थोड़ा साइड में ले रहा हूँ। सो माइनस z² me और ये e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h² n² और ये 1/n²। सॉरी, ये n² यहाँ नहीं, ये n² इधर लिखा मैंने। तो ये जो टर्म है इसमें सारे जो है कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हमें पता है। तो ये me की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम ये आपको पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। तो इन सब की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ -13.6 z² दिस इज़ योर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड द यूनिट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, उन्होंने सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल लिया है और जो आंसर आपको मिल रहा है दैट इज 13.6 × z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि एक डिस्कशन यहाँ पे जो हम करने वाले हैं आगे का डिस्कशन, दिस इज़ ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। इवन ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली हाइड्रोजन एटम, और उसमें भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हमें मिल रहे हैं। हायर एटॉमिक नंबर्स को हम बोहर्स मॉडल अप्लाई नहीं कर पाए, ये उसका एक ड्रॉबैक है। आगे चल के देखने वाले हैं ड्रॉबैक सेक्शन में, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इसीलिए जो कि हम ये हाइड्रोजन एटम को अप्लाई करने वाले हैं उसकी वजह से यहाँ पे Z जो है आपका वो हो जाएगा 1 और En सिंपली हो जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये आपको दिखाई देगा पेज नंबर 328 पे। इक्वेशन है 15.8, इक्वेशन है 15.8। एक और चीज़ यहाँ पे उसी के बाद डिफाइन की है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट यानी क्या? द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर विच द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ऐसी एक डेफिनेशन आपको ग्राउंड स्टेट की वहाँ पे दिखाई देगी। यानी इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू 1 तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, E1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से अगर मैं थोड़ी हायर एनर्जी पे जाता हूँ, यानी मान लो मैंने उस हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दे दी, कुछ किसी तरह से हीट एनर्जी मैंने उसे दे दी, सो दैट थर्मल एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को कुछ एडिशनल एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। यानी मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है और ये आपकी सेकंड ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने उसे कुछ एडिशनल एनर्जी दी है। तो लेट अस एज्यूम कि इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में चला गया, ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है। तो सेकंड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। सो इन दैट केस z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट विल बी, अगर हम ये इक्वेशन देखें तो एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट विल बी -13.6 डिवाइडेड बाय 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आ जाएगा 3
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इन सेकंड ऑर्बिट वो हमें मिलती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो और वैसे ही अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये एनर्जी लेस निगेटिव मोर पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव तो होगी ही नहीं, बेसिकली पॉजिटिव बोलना ही गलत है, बट जो मैग्नीट्यूड है उसकी वो कम कम होती जाएगी। और फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी एनर्जी क्या रहेगी? फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये फार्मूला अगर हम देखें तो एनर्जी विल बी ज़ीरो। और एक डायग्राम है वहाँ पे, उस डायग्राम के बारे में हमें बाद में डिस्कशन करना है। डायग्राम इज़ 15.4। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। वो डायग्राम मैं बाद में बता रहा हूँ, उसका डिस्कशन अभी होगा थोड़ी देर में। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमने टोटल एनर्जी निकाली है, तीनों सेम एनर्जी फॉर्मेट से, तीनों एक ही एनर्जी की इक्वेशन है। तो ये जो एनर्जी हमने निकाल ली है ये तो है भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है तो आपको याद होगा सैटेलाइट में जैसे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, और उसको फ्री करने के लिए, फ्री किससे? अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से सैटेलाइट को अगर हमें फ्री करना है तो इन दैट केस हमें उस सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सैटेलाइट को फ्री करने के लिए जो एनर्जी हमें लगती है उसको हमने नाम दिया था बाइंडिंग एनर्जी। अब कोई सैटेलाइट फ्री हो जाता है, यानी क्या है? सैटेलाइट फ्री हो जाता है फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये होता है कि जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो कब होगी? तो उसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे फ्री करना है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे अगर मुझे उसको फ्री करना है, उसको यानी इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, बट प्लस में देनी पड़ेगी। ठीक है। सो वो जो एनर्जी है जो मैं उस इलेक्ट्रॉन को दूंगा सो दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम द एटम, तो उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। ये सिमिलर टू बाइंडिंग एनर्जी है, और ये डेफिनेशन आपको दिखाई देगी पेज नंबर 329 पे, ये डेफिनेशन आपको दिखाई देगी। सो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यानी फॉर एग्जांपल इसका भी अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, यहाँ पे है। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उस इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री करना है, यानी हाइड्रोजन का आयन बनाना है, तो हाइड्रोजन का अगर आयन बनाना है तो उसको इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हटाना है आपको, तो आपको इतनी एनर्जी, बट इट शुड बी प्लस, आपको प्लस 13.6 इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी सो दैट इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस या फ्रॉम द एटम, और वो हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका हाइड्रोजन H+ आयन बन जाएगा। मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, तो अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी जो टोटल एनर्जी आ रही है दैट इज़ 3.4, तो उसे जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे फ्री करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो रहेगी कितनी है? ये -3.4 है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा फ्रॉम द एटम और आपका एटम आयनाइज हो जाएगा। सो ये था डिस्कशन, थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने किया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी देखो ये जो है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, बट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहता। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल नहीं रहता, तो इट विल रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट, इट विल रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट। तो उसके बाद जो एडिशनल एनर्जी आई थी, वो जो एडिशनल एनर्जी है दैट इज़ एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी रहती है h²। ठीक है, जो एडिशनल एनर्जी है वो एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मान लो ये mth ऑर्बिट है और ये nth ऑर्बिट है, जो हायर ऑर्बिट है वो है mth और ये nth ऑर्बिट है। सो जो h न्यू एनर्जी जो रहेगी फोटोन की, सो h न्यू एनर्जी इज बेसिकली em माइनस En, यानी एनर्जी डिफरेंस जो है दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, दैट एनर्जी डिफरेंस इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और ये जो है दिस इज नथिंग बट थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें हमने 3 पोस्टुलेट्स दिखे थे। उसमें जो थर्ड पोस्टुलेट था उसने यही कहा था कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट देन इट एमिट्स
फोटोन ऑफ एनर्जी विच इज़ इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। तो ये था आपका थर्ड पोस्टुलेट, और इसी के आधार पे अभी हमें आगे का एक पार्ट करना है, उसे ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो डिस्कशन कुछ इस तरह से है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये है आपकी nth ऑर्बिट, और ये है आपकी mth ऑर्बिट। ठीक है, अब दोनों ऑर्बिट की एनर्जीज लिख लेते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ई एम यानी एनर्जी इन mth ऑर्बिट इज माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम स्क्वायर, और एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये दो एनर्जीज करस्पॉन्डिंग टू दिस टू ऑर्बिट्स है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम nth और mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट, ये यहाँ से ऐसे जंप करता है, तो वो एक फोटोन एमिट करेगा, और जो फोटोन की जो एनर्जी रहेगी दैट इज़ नथिंग बट एच न्यू। सो दिस एच न्यू विल बी हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। एच न्यू इज़ हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। बात ऐसी है कि ये जो हम एनालिसिस करते हैं, वी बेसिकली गेट सम, हम गैस को हीट करते हैं, और गैस को हीट करने के बाद इट गिव्स आउट सम रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये फोटॉन्स। तो ये जो रेडिएशंस है हम बेसिकली पास करते हैं थ्रू प्रिज्म, और प्रिज्म से पास करने के बाद हमें कुछ अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं, वो विजिबल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, यानी वी आर गेटिंग डिफरेंट वेव लेंथ। तो ऑफ कोर्स सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ही नहीं मिलता, हमें इनविजिबल भी वेव्स मिलती है, बट वो बाकी अलग तरीके से उसे सेंस किया जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें अलग अलग वेवलेंथ्स मिलती हैं पर्टिकुलर गैस के रेडिएशन से, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की गैस के रेडिएशन से। तो मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की है, तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ इसमें मैं ये दो वैल्यूज पुट कर देता हूँ, और उससे मैं सबसे पहले कि मुझे जो कि वेवलेंथ चाहिए, सो इन प्लेस ऑफ न्यू आई विल राइट एच सी बाय लैम्डा। अब देखो ई एम माइनस ई एन, दिस माइनस दिस, वो भी लिख लेता हूँ, एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस ये ब्रैकेट में रहेगा माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आई होप इट इज़ नॉट विजिबल। ठीक है, एक मिनट, अब शायद विजिबल है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, ई एम और ई एन के ये जो एक्सप्रेशंस है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन में आती, पहले उन्हें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये बाहर आ जाएंगे, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 1 अपॉन एन स्क्वायर पहले लिखूंगा मैं, और ये माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर हो गया। सो दिस इज एच सी बाय लैम्डा। मुझे सिर्फ वेवलेंथ में इंटरेस्ट है, सो इन दैट केस मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, एच इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर इंटू एच इज एच क्यूब, और ये सी इधर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली हम हाइड्रोजन का एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो Z है उसे हम 1 कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। सो इन दैट केस एम ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। बट बार बार ये एक्सप्रेशन लिखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए एक है कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट। सो 1 अपॉन लैम्डा इज आर
into 1/n² minus 1/m². This is the final expression for the wavelength which we obtain when any electron jumps from higher orbit, यानी it jumps from mth orbit to nth orbit. फिर से एक बार बता रहा हूँ, whenever electron jumps from mth orbit, higher orbit, to lower energy orbit यानी nth orbit, in that case electron emits photon. That photon is having energy which is equal to difference between these two orbit energies. और जो वेवलेंथ हमें मिल रही है वो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है. देखने के लिए शायद लग सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस है, बट बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है. और ये इक्वेशन जब हमने डिराइव किया तो इट वाज वेरी मच सिमिलर टू द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो बाकी कुछ खास इसमें है नहीं. एक्सप्रेशंस थोड़े शायद आपको लग सकता है कि बड़े हैं, बट नहीं, मुझे इतना नहीं लगता. ये बहुत सिंपल एनालिसिस है, आप इसे आराम से कर सकते हो. ये 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n² माइनस 1/m². ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है ये आपको दिखाई देगा इक्वेशन 15.11. उसमें मैं एक एडिशन बता देता हूँ. उन्होंने z इज इक्वल टू 1 लिया ही नहीं है. हालांकि प्रीवियस सिलेबस में z था ही नहीं बेसिकली. वहाँ पे बस हाइड्रोजन को ही कंसिडर किया था, इसलिए z का कोई सवाल नहीं. यहाँ पे अगर आप वो इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन है 15.11, तो उन्होंने z को 1 किया नहीं है, रादर दे हैव पुट इट एज इट इज z². तो ये भी z² है. तो ये जो टर्म है ना, ये जिसको मैंने ब्रैकेट किया है, सिर्फ यही टर्म को हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं. तो रेडबर्ग कांस्टेंट में z ये टर्म नहीं रहेगी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये एनालिसिस अभी हमको मिल गया, ये एक रिजल्ट हमें मिल गया है. तो नाउ वी विल एक्सटेंड दिस रिजल्ट टू द स्पेक्ट्रम विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को जब हम हीट करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड और इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. इन दैट केस इट विल एमिट सम वेवलेंथ, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रेडिएट करेगा और हमें अलग अलग वेवलेंस मिलेगी. अलग अलग वेवलेंस मिल रही है, कहाँ से पता चला? ये भी मैंने बताया था. जब वो रेडिएशंस एमिट करेगा सो विल पुट अ प्रिज्म हियर एंड वी ऑब्टेन डिफरेंट कलर वेवलेंस. उसकी एक डायग्राम भी शायद इससे पहले कहीं पे तो है. यस, फिगर 15.2. ये जो डिस्कशन है जो मैंने थोड़ा ही किया था, अब इसे पूरा कर लेते हैं. तो ये डिस्कशन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ. तो ये प्रिज्म की वजह से हमें पता चला कि देयर आर डिफरेंट वेवलेंस एमिटेड बाय दैट हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन गैस. तो इसका अभी हमें स्टडी करना है. आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया हो. इसके प्रैक्टिस करो, शायद हो सकता है आपको ये इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोल दिया जाए. तो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 326 की. यस, मैं एक पेज वापस से पीछे आ गया हूँ. उसका हमें डिस्कशन करना है. कुछ नाम आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, बाल्मर, पास्चन एंड लाइमन सीरीज़. ये नाम आपको वहाँ पे दिखाई देंगे. तो ये है क्या बेसिकली? ये इन लोगों ने ये अलग अलग वेवलेंस ढूंढ निकाली है. बाल्मर ने कुछ वेवलेंस ढूंढ निकाली, पास्चन ने कुछ वेवलेंस ढूंढ निकाली, लाइमन ने कुछ वेवलेंथ ढूंढ निकाली. तो ये वेवलेंस इन लोगों ने ढूंढ निकाली है. अलग अलग कंडीशंस में उन्होंने इस हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया, एनर्जी दी, और उसके अकॉर्डिंगली उनको जो वेवलेंस मिली उनके ही हिसाब से उन वेवलेंस को उन्हीं का नाम दे दिया गया. अब देखो यहाँ पे मैंने Z को 1 कर दिया है क्योंकि ये जो सीरीज़ देखी गई है ये हाइड्रोजन एटम की केस में देखी गई है. सो ये हाइड्रोजन गैस का ही स्टडी है, इसलिए मैंने Z को 1 कर दिया, इसलिए यहाँ से Z गायब हो गया है. सो 1/λ द वेवलेंथ, यानी 1/λ इज वेव नंबर बेसिकली. 1/λ is r into where r is Rydberg constant, 1/n² minus 1/m². m से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है टू द ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट n में. ये अच्छी तरह से याद रखना. हायर ऑर्बिट है m, लोअर ऑर्बिट है n. ओके, तो पहला जो नाम लिया जाएगा वो है आपके बुक में शायद है नहीं, लाइमन. सो लाइमन सीरीज़ के लिए n इज इक्वल टू 1, यानी लोअर ऑर्बिट इज ऑलवेज 1 एंड इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ और एक्सेट्रा. फिर से एक बार बता रहा हूँ लाइमन सीरीज़ है क्या. तो लाइमन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट में, तो वो लोअर ऑर्बिट कौन सी है? लोअर ऑर्बिट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट. और जो हायर ऑर्बिट है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से 1 में आ रहा है या फिर
थर्ड से 1 में आ रहा है या फिर फोर्थ से 1 में ही आ रहा है, यानी जो लोअर एनर्जी है वो कौन सी है, 1 ओनली, बट इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम सेकंड और थर्ड और फोर्थ और उसके ऊपर भी। सो ये है लाइमन सीरीज। सो इसमें अभी हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 माइनस 1/m²। ये 1 स्क्वायर आप लिख लो अगर आपको चाहिए तो, बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ नथिंग बट लाइमन सीरीज़। आर की वैल्यू शायद आपको दी है, आपके किसी न्यूमेरिकल में मैंने देखी है। आर की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये है आर की वैल्यू। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है, यू कैन फाइंड इट इन एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 15.4। तो ये आर की वैल्यू है। ये आर की वैल्यू ढूंढना बहुत आसान नहीं है। आर का मैंने जो एक्सप्रेशन बताया अभी आपको, उसी में बस सारे के सारे कांस्टेंट है, उन सब की वैल्यू आपको पता है, तो उसमें आप ये वैल्यूज पुट करके ये कंफर्म कर सकते हो। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है आपका आंसर, बट अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू है आर की। तो ये है लाइमन सीरीज। तो जो वेव्स हमें मिलेगी लाइमन सीरीज में, ये सारी की सारी वेव्स जो है, ऐसा देखा गया कि ये ऑल दीज वेव्स बिलोंग टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये सारी की सारी जो वेव्स हैं ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं। आपकी बुक में है कि नहीं पता नहीं, बट याद रखना लाइमन सीरीज में सारी वेव्स जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। बात करते हैं नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट सीरीज इज बाल्मर सीरीज। अब इसमें क्या है, इसमें n इज इक्वल टू 2 एंड m, यानी जो लोअर एनर्जी है वो कौन सी है, सेकंड ऑर्बिट है, और जो हायर एनर्जी है तो वो कौन सी होगी, 1 तो नहीं हो सकती, तो वो रहेगी 3, 4, 5। सो m इज इक्वल टू 3, 4, 5 एक्सेट्रा। सो आपका जो एक्सप्रेशन बनता है वेवलेंथ के लिए 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2² माइनस 1/m², वेयर m में है वैल्यू 3 और 4 और 5। तो इसमें जो वेव्स आपको मिलेंगी वो सारी की सारी वेव्स जो है वो आती है विजिबल रीजन में। ये जो वेव्स आती हैं वो आती हैं विजिबल रीजन में। नेक्स्ट इज पाशन सीरीज। फिर से वही एक एक को बढ़ाते जाओ। यहाँ पे जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है वो है थर्ड, और जो हायर ऑर्बिट्स है वो कौन सी रहेंगी, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। और यहाँ पे लैम्डा का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा r इंटू 1/3² माइनस 1/m², वेयर m में है वैल्यू ऑफ 4 और 5 और 6। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 3 में, या फिर 5 से 3 में, या फिर 6 से 3 में। तो अगर वो थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स, तो वो जो वेवलेंथ हमें मिलेगी वो कौन सी सीरीज में आएंगी, पाशन सीरीज में आएगी। और ये सीरीज आती है इंफ्रारेड रीजन में। ये सीरीज जो आएगी वो आएगी इंफ्रारेड रीजन में। तो ये 3 सीरीज़ है। मैं 2 और सीरीज़ यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कौन सी सीरीज़ है। ये 2 सीरीज़ हैं। एक है अभी आपकी ब्रैकेट सीरीज़, तो ब्रैकेट सीरीज जो है फॉर दैट मैं डायरेक्टली 1/λ लिख रहा हूँ, 1/λ r इंटू ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 1/4² माइनस 1/m²। यानी इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आ रहा है, 6 से 4 में आ रहा है, या 7 से 4 में आ रहा है, तो जो वेव्स हमें मिलेगी वो रहेगी ब्रैकेट सीरीज की। और ये जो ब्रैकेट सीरीज है ये आती है नियर इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। और लास्टली वी हैव फंड सीरीज। सो फंड सीरीज में एक और बढ़ा दो, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/5² माइनस 1/m²। यानी इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी यानी 6 से 5 में आ रहा है, 7 से 5 में आ रहा है, 8 से 5 में आ रहा है, तो जो वेवलेंस मिलेगी दैट दोज वेवलेंस बिलोंग टू फंड सीरीज। और ये जो सीरीज है ये फार इंफ्रारेड रीजन में आती है।
तो ये थी टोटल 5 रीजन जो मैंने अभी आपको बताया। आपके बुक में कहाँ है ढूंढ लो, बट कुछ नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो नाम है पेज नंबर 326 पे। पहले 3 नाम मिल रहे हैं हमें, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ एंड पास्चन सीरीज़। ये 2 नाम भी शायद कहीं पे तो होंगे, ये देख लो। और एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ कम्स इन विजिबल रीजन। ऐसा एक एमसीक्यू आपको आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन। इन दैट केस कौन सा है विजिबल रीजन? बाल्मर सीरीज। ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, उसमें से बाल्मर सीरीज है। या फिर पूछा जाएगा विच कम्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो अल्ट्रा वायलेट में एक ही है, वो है लाइमन सीरीज। अब कभी कभी क्या होता है कि इंफ्रारेड दिया जाता है और इंफ्रारेड में ये तीनों आ जाते हैं बेसिकली, बिकॉज ये इंफ्रारेड है, ये नियर इंफ्रारेड, ये फार इंफ्रारेड। तो कभी कभी अगर मान लो ये 2 नहीं दिए हैं ऑप्शंस में, ये 2 नहीं है, तो आप फंड को भी इंफ्रारेड में लिख सकते हो अगर ये 2 ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो। एनीवे, ये था डिस्कशन रिगार्डिंग ऑल द सीरीज विच यू आर गेटिंग। और एक डायग्राम आपको दिखाई देगी, डायग्राम है 15.4 पेज नंबर 328। तो ये जो हमने लिखा है ना, उसको उन्होंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा है, तो वो एग्जैक्टली क्या है वो भी देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखो क्या है कि कुछ एनर्जी लेवल्स आपको दिखाई देंगी। ये है n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और ये कुछ हायर एनर्जी लेवल्स है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, या थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में, या फिर फिफ्थ से फर्स्ट में, जो भी है, और भी दिखा सकते हैं। तो ये जो रीजन हमें मिलता है, ये है आपका, ये यानी यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलेगी वो मिलेगी आपको लाइमन सीरीज़ की। फिर अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से 2 में आ रहा है, या फोर्थ से 2 में आ रहा है, या और हायर एनर्जी लेवल से 2 में ही आ रहा है, तो ये जो है दिस इज़ योर बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट, if the electron is jumping from 4 to 3 या 5 to 3 या 6 to 3, तो ये जो रीजन है दिस इज ब्रैकेट। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 5 to 4 या 6 to 4 या 7 to 4। सो ये जो है ये सीरीज़ है आपकी, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, ये पास्चन है। एक सेकंड कंफर्म करने दो, ये पास्चन सीरीज़ है, और ये जो है ये ब्रैकेट्स। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5th ऑर्बिट में फ्रॉम 6th और 7th, सो दिस इज योर फंड सीरीज। शायद पी वहाँ पे साइलेंट है, इसलिए उसको सिर्फ फंड कहते हैं, फंड सीरीज। तो ये थी कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब मैं बता दूँ कुछ एडिशनल, एक सॉल्ड एग्जाम्पल है। अच्छा, ऑफ कोर्स मैं ये बता देता हूँ आपको कि मैंने अभी जो डिस्कस किया है वो है फिगर 15.4 और पेज है 328। इस पेज का डिस्कशन हमने अभी ये डायग्राम में किया है, और इसका जो बाकी डिस्कशन वो उन्होंने प्रीवियस पेज पे कर लिया है, दैट इज़ 326 पे। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मुझे दिखाई देता है, दैट इज़ एग्जाम्पल इज़ 15.3। और इस 15.3 एग्जाम्पल में उन्होंने पूछा है डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट। तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो है ये आपकी n इज इक्वल टू 1 है। सो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, ये पहले भी हमने देख लिया है। तो फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? तो n इज इक्वल टू 2 ये पहली एक्साइटेड स्टेट है, एंड n इज इक्वल टू 3 ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है। तो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पे उन्होंने पूछी है, और मेरे ख्याल से ये हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं।
यस, हाइड्रोजन एटम की पहली 2 एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी उन्होंने पूछी है। तो क्या रहेगी एनर्जी? एनर्जी के लिए हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर, और ये था 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर। अगर हाइड्रोजन है तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एनर्जी En इज माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर। तो अगर पहली एक्साइटेड स्टेट, देखो पहली एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूँ, पहली ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूँ, सो फॉर दैट E2 हो जाएगा। सेकंड ऑर्बिट जो है दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो माइनस 13.6 अपॉन एन 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर थर्ड है तो ये आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, वो 9 आ जाएगा। ये डिवीजन करके देखो, कुछ तो आंसर आ रहा है आपका। मेरे ख्याल से वो आंसर है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 15.3। बट जनरली स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। डिटरमाइन द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर पूछा जाता है, सो इन दैट केस द डिराइव एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ओनली। फर्स्ट ऑर्बिट इज नॉट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट इज ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है आपकी वो है n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है n इज इक्वल टू 4। ये याद रखना, शायद रेशो भी पूछा जा सकता है दोनों एक्साइटेड स्टेट्स का। सो ये था अभी का डिस्कशन, और बाकी का डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही।